तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युग से, जहां पर हम कौरवों और पांडवों के बीच चलती जंग को देख पाते हैं, जिसके बाद में पांडवों ने जीत हासिल करके कौरवों को निस्तनाबूद कर दिया था। इस जंग के खत्म हो जाने के बाद में सिर्फ एक शख्स बचता है और वो होता है अश्वत्थामा। वो इतना ज्यादा गुस्से में आ चुके थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को समन किया और फिर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा को पॉइंट आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो उनके पेट में बच्चा होता है वो मर जाता है। अब ये जो उन्होंने कांड किया होता है, इस वजह से लॉर्ड कृष्णा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं और रणभूमि में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने भले ही जीवन में कितने भी अच्छे काम क्यों न किए हों, मगर इस बार जो तुमने एक बच्चे को जान से मारा है, इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम कभी भी मरोगे नहीं, बल्कि अनंत समय तक सड़ोगे। तुम्हारे घाव भी नहीं भरेंगे, तुम मौत की भीख मांगोगे मगर मौत भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो अश्वत्थामा उनसे कहते हैं कि क्या कभी मेरा कोई पश्चाताप होगा, क्योंकि गलती तो मैंने कर दी है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ, मगर मुझे एटलीस्ट एक मौका तो मिलना चाहिए। जहाँ पर कृष्णा जी बताते हैं कि ठीक है, तुम्हें फ्यूचर में जब इस धरती पर गंगा सूख जाएगी, सांस लेने के लिए अच्छी हवा भी नहीं बची होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, एक नया युग आया होगा जिसमें कली नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस धरती पर कहर ढा रहा होगा, तो उसे खत्म करने के लिए मेरा एक रूप पैदा होगा जिसका नाम होगा कल्कि। और आज तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है, मगर फ्यूचर में तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे, और जैसे ही तुम अपने इस टास्क में कामयाब होते हो, फिर तुम तुम्हारी इच्छा से देह त्याग कर सकते हो, मतलब सब कुछ मामला सॉर्ट हो जाएगा। मगर जाते वक्त कृष्णा जी अश्वत्थामा से उसकी मणि भी ले जाते हैं। अब यहाँ से कहानी आती है 2898 एडी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब यहाँ पर हम एक एयर ट्रक को देख पाते हैं जो कि हवा में फ्लोट करता हुआ सीधा काशी तक जा रहा होता है। इसी बीच हम वहां पर काफी सारे कैदियों को या फिर ले जाने वाले मुसाफिरों को देख पाते हैं। इस वक्त पानी भी कोई एक दूसरे को बांटना नहीं चाहता था, फिर भी एक रूमी नाम का शख्स होता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को पानी पिला देता है। तो वहां पर एक और लड़की बैठी होती है और वो कहती है कि क्या आप जानते नहीं कि पानी की कीमत कितनी है, कोई भी किसी को फ्री में नहीं पिलाता। जहां पर रूमी बताते हैं कि इस धरती पर अब सब कुछ विनाश की कगार पर आ चुका है, अगर इसे कोई बचा सकता है तो वो होगा इस धरती का महारक्षक। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि वो 6000 साल बाद लौटेंगे और आज ही वो दिन है। मतलब ये एक ऐसा अपोकलिप्स होता है जहां पर सारे के सारे ग्रहों की दिशा एक हो जाती है। तो पिछले 3 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था और जैसे मुझे इस बात की खबर मिली तो मैं इस दुनिया के आखिरी और सबसे पहले शहर पर आ पहुंचा, यानी कि काशी। अब हालांकि जो लड़की होती है इसने लड़कों की ड्रेस पहन रखी होती है, लेकिन रूमी से वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपा पाती। जिसके बाद हम काशी सिटी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, पानी वगैरह वहां का सूख चुका था, एयर पॉल्यूटेड हो चुकी थी और यहाँ पर अब गुंडा राज चलने लगा था। मतलब कि वो बाउंटी हंटर्स, यानी कि उन्हें हम सुपारी किलर्स भी कह सकते हैं, वो यूनिट्स के बदले ये सारा काम किया करते थे। जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो इस वाले टाइम के अंदर यूनिट्स चला करते हैं। अब यूनिट का सीन ऐसा है कि नीचे धरती पर जो लोग रह रहे हैं, अगर वो 1 मिलियन यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाने का मौका मिलेगा। अब कॉम्प्लेक्स वो जगह होती है जहाँ पर दुनिया से खींची गई सारी चीजें मौजूद है, जैसे कि पानी, हवा, जीव जंतु, जानवर, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छा खाना, फ्रेश मामला, सब कुछ। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स उसी बाउंटी हंटर के पास आकर बताता है कि मेरे दादा के पास में एक छोटी सी मूर्ति थी, इसके बदले में मुझे कितने यूनिट मिलेंगे। तो गुंडा उसका नाम पूछता है, जहाँ पर बूढ़ा शख्स बताता है कि मुझे इस मूर्ति का नाम तो याद नहीं है, मगर ये इस काशी शहर के रक्षक की है। इतने में ही यहाँ पर ये एयर ट्रक आ चुका होता है जिसके अंदर से बहुत सारी लड़कियां निकलती है, बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो ये जो बाउंटी हंटर्स होते हैं ये फर्टाइल लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। फर्टाइल लड़कियों का मतलब होता है वो लड़कियां जो कि बांझ ना हो, मतलब कि आगे चल करके बच्चे पैदा कर सके। इसका उल्टा मतलब हो गया, यानी कि नॉन फर्टाइल या फिर अनफर्टाइल लड़कियां वो होती है जो कभी बच्चा ना पैदा कर सके। और सबसे खास बात ये थी कि फर्टाइल लड़कियों को ऊपर कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के 10,000 यूनिट पर लड़की के मिला करते थे। तो भाई हर कोई इनको ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, चेक वेक कर आगे। इतने में हमारे रूमी भाई साहब उस लड़की को लेकर छिपकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर रेबल्स की एक टीम होती है जो कि कॉम्प्लेक्स के खिलाफ एक जंग छेड़ना चाहती थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने इस पूरी धरती को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। मतलब जीव जंतु, जानवर कुछ भी ठीक से बचे नहीं होते हैं। तो रेबल ग्रुप जो है इनके अगेंस्ट चलकर कल के लिए, मतलब कि फ्यूचर के लिए एक जंग छेड़ना चाहता होता है। अब यहाँ पर रूमी के पास में उन्हीं की एक कोऑर्डिनेटर मरियम का मैसेज आता है और वो कहती है कि क्या तुम्हें माँ मिली। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट माँ एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मतलब कि जो फ्यूचर में कल्कि को पैदा करेगी, तभी जाकर के संसार में असामाजिक तत्वों का विनाश होगा और सारी की सारी
सारी जो जन सामान्य जो नॉर्मल लोग हैं वो फिर से फल फूल सकेंगे। तो इन्हीं की ग्रुप ने एक लड़की को बचा लिया होता है जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट भी होती है। अब यहाँ पर रूमी के पास में एक छोटी सी मणि होती है। पुरानी कहानियों के हिसाब से अगर किसी प्रेग्नेंट लड़की के पास में उस मणि को घुमाया जाए और अगर वो चमक जाए, इसका मतलब वही माँ होगी जो कि भगवान को पैदा करेगी, जो कि इस संसार से सारे के सारे वैश्य दरिंदों को खत्म करेंगे। मगर ये मणि उस वक्त चमकती नहीं है, तो इन लोगों की जो एक होप थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। इतने में ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के कुछ गुंडे या फिर कहें कि स्टॉर्म ट्रूपर्स जो कि स्टार वॉर्स में थे, वो यहाँ पे पहुंचकर इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे रेबल्स मारे जाते हैं और एट द एंड उस लड़की को यानी कि जो प्रेग्नेंट होती है इंक्लूडिंग रूमी को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के एक मैनेजर मानस के पास ले जाया जाता है। अब मानस को देखकर हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो ऊपर कॉम्प्लेक्स से आया था और हर किसी नीचे रहने वाले की इच्छा ये थी कि वो 1 मिलियन यूनिट पूरे करके ऊपर कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर मानस बताता है कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का राज है और वो है सुप्रीम यास्किन, जिसके कदमों तले ये पूरी दुनिया है। वही तुम्हारा भगवान है, वही सब कुछ है, उन्हीं के आदेश पर सारे के सारे काम होंगे और अगर किसी ने उनके खिलाफ बगावत करी तो वो हमारे हाथों मारा जाएगा। इतने में ही मानस के पास में जो एक गुंडा होता है वो मरियम का मैसेज भी ले आता है। अब यहाँ पर समहाउ मरियम और मानस एक दूसरे को जानते होते हैं। अभी कैसे जानते हैं वो तो हमें इसके सीक्वल में पता चलेगा। तो यहाँ पर मानस का मरियम से कहना था कि तुम लोग जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश वगैरह रच रहे हो, मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारा सीक्रेट हाइड आउट कहाँ पर है, तो मैं इस लड़की को और तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अब कहीं ना कहीं ये जो लड़की होती है ये भी समझ चुकी होती है कि अगर इन्हें सीक्रेट हाइड आउट का पता बता भी दिया तो भी ये इनको मार देंगे, तो ये मना कर देती रूमी को कि बताना मत प्लीज। तो मानस को आ जाता है गुस्सा और वो ऑन द स्पॉट इन दोनों की ही जान ले लेता है। और ये सारा हादसा दूर खड़ी वो छोटी लड़की भी देख रही होती है, तो मानस को गुस्सा आता है। तो मानस अपने जो बाउंटी हंटर्स होते हैं उसको उस लड़की के पीछे लगा देते हैं। इस लड़की को बचाने का काम उसी रेबल ग्रुप से वीरेन नाम का एक शख्स कर रहा होता है। तो वीरेन के ऊपर बाउंटी लग जाती है 10,000 पॉइंट्स की। अब जैसे ही बाउंटी एक्टिवेट होती है तो शहर में जितने भी बाउंटी हंटर्स होते हैं ये वीरेन को भी पकड़ने के लिए लग जाते हैं। देन एंट्री होती है इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर प्रभास यानी कि भैरवा की। भैरवा के पास में एक छोटी सी रोबोट भी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कि बुज्जी कहा गया है, जो कि इसकी कार से कनेक्टेड भी होती है। वो बताती है कि भैरवा जस्ट अभी कॉम्प्लेक्स से एक बाउंटी आई है 10,000 पॉइंट्स की, लेकिन यहाँ पर अब तक काफी सारे गुंडे पहुंच चुके होते हैं। तो वो प्रभास को यानी कि भैरवा को उनके रास्ते से हट जाने के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अब धाकड़ फाइट स्टार्ट होती है। काफी बढ़िया CGI और VFX का इस्तेमाल हुआ है। अब इस पूरी मूवी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि कैसे ये कल की मूवी टोटल 30 ऐसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है या फिर उनसे कुछ सीन्स लेकर अडेप्टेशन के थ्रू इस पूरी की पूरी CGI VFX को अंजाम दिया गया है। तो अगर आप वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर भैरवा एक एक करके सारे के सारे बाउंटी हंटर्स को धूल चटाता जाता है। अब उसके पास में काफी सारे गैजेट्स भी होते हैं जैसे कि खुद की अलग अलग रेप्लिकास बना लेना, शूज में उड़ने वाली पावर होना। तो इन्हीं सभी की मदद से भैरवा उन सभी बाउंटी हंटर्स का सामना करता है और फिर वीरेन को लेकर वहां से निकल जाता है। अब बेसिकली हुआ ये होता है कि उन बाउंटी हंटर्स ने जो मतलब ढेर सारे आ चुके थे, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तू इसे हमसे ले लेगा ना तो 10,000 हम भी तुझे दे देंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स से तो अलग मिलेंगे और हम भी जो देंगे वो भी अलग। तो फिलहाल तो भैरवा इनसे इनके 10,000 पॉइंट्स ले लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है बानी पर, जो कि काइंड ऑफ सुप्रीम यास्किन के एक और मैनेजर होते हैं जिन्हें की खोजबीन करते वक्त धरती में से गांडीव मिलता है। गांडीव है अर्जुन का धनुष। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है दीपिका पर, जो कि ऊपर कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक ऐसी अनफर्टाइल लड़की है जो कि फर्टाइल लड़कियों को टाइम टू टाइम खाना पहुंचाने का काम करती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है। अब ये जो फ्यूचर टाइमिंग है, यहाँ पर सेक्स के थ्रू बच्चे नहीं होते, यहाँ पर इनके पेट में एक सीड या फिर कहें कि काइंड ऑफ एक ऐसा मैकेनिकल स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे ये सारी की सारी औरतें प्रेग्नेंट हो सके। अब जो भी लड़कियां इन कैप्सूल्स में रह रही होती है, इनको बस मस्त खाना पीना मिल रहा है, पूरी नींद मिल रही होती है। तो दीपिका सोचती है कि काश मैं भी फर्टाइल होती तो मुझे भी लंबी नींद लेने को मिलती, अच्छा खाना खाने को मिलता, रोज रोज टाइम पर उठकर नौकरी चाकरी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर हम दीपिका की एक फ्रेंड को भी देखते हैं जिसका वहीं के एक शख्स के साथ में चक्कर भी चल रहा होता है और ये जो बंदा होता है दीपिका पर कहीं ना कहीं लाइन भी मारता है कि अगर तुम्हें फर्टाइल होना ही है, मतलब कि प्रेग्नेंट होना ही है, तो उसके काफी सारे वेज हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन दीपिका उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से निकल जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है यहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं इस पूरे डिपार्टमेंट के, इस पूरे डिपार्टमेंट को नाम दिया गया होता है प्रोजेक्ट
के। अब इसमें होता यह है कि सुप्रीम यास्किन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था, सीडिंग फॉर्मूला, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मैकेनिकल स्पर्म नाम दिया है, चलो इसको सिंथेटिक स्पर्म नाम दे देते हैं। ये क्या करता है कि लड़कियों को प्रेग्नेंट करता तो है, मगर कोई भी लड़की 120 डेज से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं पाती है। और थोड़ी देर पहले दीपिका ने जिस लड़की को खाना दिया था, ये टोटल 100 डेज तक सरवाइव कर चुकी थी, जो कि अभी तक कोई भी लड़की नहीं कर पाई थी। मतलब 120 तो बहुत दूर की बात है, 100 भी पहुंचना भी बहुत किस्मत की बात थी। तो मानस आकर उसके सिंथेटिक स्पर्म में से वो सीरम निकलवा लेना चाहता था, जो कि सुप्रीम यास्किन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो लैब के साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये उस लड़की को लेकर आते हैं, एक मशीन में डाल देते हैं, देन उसकी सीडिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि उसके अंदर से सीरम इंजेक्ट करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो सीरम निकल जाता है, अब ये लड़की इनकी कोई भी काम की नहीं थी, तो उसे ये बर्नर में बर्न कर देते हैं। मगर इसी बीच यहाँ के जो लैब के साइंटिस्ट होते हैं, ये मानस को पूछते हैं कि भाई आखिर तुम्हारे सुप्रीम यास्किन चाहते क्या है? पिछले कई सालों से हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो कर रहे हैं, मगर आज तक किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं। जब तक तुम हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताओगे कि उनको चाहिए क्या, तब तक हम उस फॉर्मूला या फिर उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब ये बात जो है मानस को भी थोड़ी सी क्लिक होती है, तो ये पहुंच जाता है बानी के पास में, क्योंकि बानी के पास में ही एक्सेस होता है सुप्रीम यास्किन तक पहुंचने का। अगेन यहाँ पर बढ़िया वाले सीजीआई दिखाए जाते हैं, कैसे एक सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो अपने हाथों पे बैठा करके इनको ले जाती है उनके ऑफिस तक। अब ऑफिस में कुछ बातें ध्यान देने लायक है। यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं, जो कि पुराने पूर्वज से बंदर से इंसान कैसे बना, उसकी फिजिक चेंज कैसे हुई, ये मेंशन होता है। उसके बाद में जो सुप्रीम यास्किन का ऑफिस होता है, यहाँ पर हम एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियोट को भी देख पाते हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन अपनी बॉडी को ट्रांसफर करने में भी कैपेबल हो। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। बानी बताता है कि ये हमारे लैब के साइंटिस्ट हैं, ये पूछना चाहते हैं कि भाई आखिर मुद्दा क्या है? आप 120 डेज तक किसी भी लेडी को पहुंचाना चाहते हो, उससे सीरम निकलवाना चाहते हो, मगर 100 डेज के अंदर ही ये जो है मर जाते हैं, तो हम पहुंचे कैसे वहां तक? और अभी भी जो मैं लेकर आया हूँ, ये काफी टाइम के बाद में 100 डेज तक पहुंची होती है। अब जैसे ही सुप्रीम यास्किन वो वाला सीरम अपने अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो तो एकदम गिर जाता है, क्योंकि रास्ते में आते वक्त पहले ही साइंटिस्ट ने ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट को रिप्लेस कर दिया था, और इसी वजह से यास्किन की हालत खराब हो जाती है। मगर सुप्रीम यास्किन ने पहले भी कई सारी जानें गंवाई है और मौत पर जीत हासिल करने की कोशिश की होती है, इसी वजह से वो मरता नहीं है और आकर पकड़ लेता है असली कातिल को। मतलब पहले तो मानस पे शक जा रहा था, लेकिन कांड करने वाला होता है लैब का साइंटिस्ट, तो वो उसको पकड़ लेता और कहता है कि तुम इंसान कब समझोगे, एक युग का अंत होगा और अब एक नया युग आएगा। और इन लोगों को भेजने से पहले यास्किन ये भी बता देता है कि उस लड़की को ढूंढो जो कि 120 डेज तक सरवाइव कर जाए, मुझे वही सीरम चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। मीनवाइल हम दीपिका को देख पाते हैं, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा होता है, यानी कि 150 डेज का। कहने का मतलब ये है कि यास्किन तो खाली 120 तक ही ढूंढ रहा था और दीपिका यहाँ पर 150 क्रॉस कर चुकी होती है। अब इस बात का पता उसकी फ्रेंड को चल जाता है। अब उसकी फ्रेंड भी अच्छे पॉइंट्स कमा करके कॉम्प्लेक्स में एक जगह अपनी हासिल करना चाहती होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग लग जाती है। मीनवाइल हम देख पाते हैं भैरवा को, जो कि अपने जीते के 10,000 पॉइंट्स में से 5,000 पॉइंट्स राम गोपाल वर्मा को दे देता है, क्योंकि उनके पास में कॉम्प्लेक्स से आया हुआ सबसे फ्रेश खाना ही मिलता था, और वो उसे देते हैं एक अंडा। अब इस टाइम पे अंडे की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि लोग मार काटने पर तुले होते हैं इस छोटे से खाने पीने की चीज में, जो कि आजकल तो हर दुकान पर मिल जाता है हमें इजीली। तो वीरेन पूछता है कि भाई आखिर तुम कॉम्प्लेक्स के पीछे इतना पागल क्यों हो? जहां पर भैरवा अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो जब बहुत छोटा था, मतलब पैदा हुआ ही था, तो उसके माता पिता एक वॉर में मारे गए, और कॉम्प्लेक्स की तरफ से एक पुलिस ऑफिसर होता है, या फिर कहें कि उनका स्टॉर्म ट्रूपर, जिसने प्रभास यानी कि भैरवा को पाला होता है, और बचपन से ही उसे एक अच्छे सोल्जर बनने की प्रैक्टिस करवाई होती है, ट्रेनिंग वगैरह भी करवाई होती है। तो ऐसा करते करते दिन और दिन से साल बीतते जाते हैं, भैरवा भी बड़ा होता जाता है। अब जो उसका ट्रेनर होता है, इसको जुआ वगैरह खेलने की काफी सारी आदत होती है, और ये भी चाहता था कि कैसे भी करके 1 मिलियन पॉइंट्स जमा करके वापस से कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाए। मगर जुए में अपने सारे पॉइंट्स हार जाने की वजह से आखिरी में वो अपने ही बेटे को, या फिर कहें कि अपने जूनियर को दांव पर लगा देता है। लेकिन जो जूनियर यानी कि भैरवा होता है, उसने सब कुछ अपने ट्रेनर से सीखा होता है, इसलिए वो खुद के बिक जाने से पहले अपने ही ट्रेनर को बेच देता है कॉम्प्लेक्स के हवाले। तो जाते जाते उसका ट्रेनर बता करके जाता है कि भाई ये तेरा एटीट्यूड जो है ना, ये हमेशा ऐसा ही रखना, कभी बदलना मत। देन यहाँ पर वो अपने घर पर आ जाता है, और इसी के साथ हम देख पाते हैं भैरवा के लैंडलॉर्ड राजन को। राजन का एक काइंड ऑफ गैरेज जैसा होता है। अब यहाँ पर और भी सारे लेनदार पहुंचे होते हैं भैरवा से यूनिट्स लेने के लिए, क्योंकि भैरवा ने हर जगह उधारी माते कर रखे होते हैं, किसी के 20,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख।
कि तभी वहां पर रॉक्सी पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हारा तो ये बाद में कर्जा चुकाएगा, पहले मेरा चुकाएगा क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा है। अब उसकी फाइटिंग स्टाइल वगैरह देख करके बाकी लेनदार तो भग जाते हैं और यहाँ पर कहानी में काइंड ऑफ लव ट्रायंगल डालने के लिए रॉक्सी का कैरेक्टर डाला गया है, हालांकि जरूरत नहीं थी पर ठीक है चलता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है रॉक्सी के टोटल 1 मिलियन यूनिट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसे ऊपर जॉब वगैरह भी मिल चुकी होती है, इसलिए उसके पास तो ऊपर जाने का पास होता है। तो भैरवा कहता है कि यार तू तो ऊपर जाती रहती है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी ले जा। तो अब रॉक्सी के काफी बार हाथ पैर जोड़ने पर वो फाइनली मान ही जाती है और अगले दिन भैरवा को ऊपर खाली 30 मिनट्स जाने का मौका मिलता है। खैर वो तो इससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऊपर जाने के बाद में इनका काम होता है एनर्जी डिवीजन की सफाई वगैरह करना, उनके जो अंदर कैप्सूल वगैरह होते हैं उन्हें क्लीनिंग वगैरह करना। लेकिन भैरवा कहता है कि यार इतने टाइम के बाद पहली बार ऊपर कॉम्प्लेक्स में आने का मौका मिला है, वो भी ओनली 30 मिनट्स, वो भी मैं इस सफाई में गवाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और वो निकल जाता है अलग अलग फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके बाद वो एक ऐसे मतलब टॉप फ्लोर पे पहुंचता है जहां पर इस दुनिया का खींचा गया पानी, पेड़, पहाड़, पौधे, जीव जंतु, जानवर, हर चीज मौजूद होती है, जिसे भैरवा देखकर बिल्कुल मिसमराइज हो जाता है। इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि खो जाता है, पूरा दिन वहीं पर स्पेंड कर देता है। रात को एक ग्रीक माइथोलॉजिकल पार्टी चल रही होती है, उसमें भी घुस जाता है, बहुत सारी दारू पीता है, ढेर सारा खाना खाता है कि तभी गलती से डांस वांस करते वक्त उससे एक पुतला गिर जाता है। इसी चक्कर में कॉम्प्लेक्स के पुलिस वाले आकर उसे पकड़कर वापस धरती पर भेज देते हैं। जहाँ जाते वक्त भैरवा कहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने पॉइंट्स कंप्लीट करूंगा और सबसे पहले तुम्हें बाहर निकालूंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है दीपिका पर, जिसके पेट में ऑलरेडी 5 महीने का बच्चा होता है और अब उसे ले जाया जाने वाला होता है मानस के पास में, जो कि उससे सीरम एक्सट्रैक्ट करेगा। वही दूसरी तरफ हम उस छोटी भागी हुई लड़की को देख पाते हैं जो कि काशी सिटी में अपनी जान बचाते भाग रही थी कि तभी एक बाउंटी हंटर की उस पर नजर पड़ जाती है। उसका रोबोट उसके पीछे पीछे भागता है उस लड़की को लेने के लिए, तो वो नजरें बचाते हुए सीधा एक जमीन में छोटी सी आकृति बनी होती है, मतलब वैसे तो टेम्पल ही होता है, वहां जाकर छिप जाती है। अब यहाँ पर वो रोबोट भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद होते हैं कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मिस्टर अश्वत्थामा जी, मतलब कि अमिताभ बच्चन जी, जो कि एक ही वार में रोबोट के अस्थिपंजर ढीले कर देते हैं। तो ये जो छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है कीरा, वो कहती है कि यार आपको तो रेबल्स की साइड में होना चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स के खिलाफ एक जंग छेड़ने वाले हैं। आप ही हो जो इतने दमदार हो जिसने एक ही झटके में उस रोबोट को हरा दिया। तो जो अश्वत्थामा जी होते हैं वो बताते हैं कि मेरी जंग उनसे नहीं है, मुझे सिर्फ एक को बचाना है। मीनवाइल दीपिका को ये लोग ले जाते हैं सीरम एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पर मानस जो होता है वो डलवा देता है दीपिका को उसी मशीन के अंदर, लेकिन जैसी मशीन स्टार्ट होती है सीरम एक्सट्रैक्ट होने लगता है, एक बूंद तो निकल जाती है, लेकिन तभी इनकी मशीन वगैरह खराब हो जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि यार ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बानी जो कि इस धनुष को देखता है, मतलब हर जगह वाइब्रेशन हो रही होती है, वो भी उसे छूता है तो एकदम उसको झटका लगता है जोर का। और अब तो दीपिका भी उस बर्नर तक पहुंचने वाली होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे आकर बचा लेती है और कहती है कि सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुंचाना पड़ा क्योंकि यही एस्केप प्लान था, अगर तुम यहाँ तक नहीं पहुंचती तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाती। यहाँ से आगे के सारे रास्ते मैं जानती हूँ। कॉम्प्लेक्स के नीचे इतनी सारी सुरंगें बनी है कि बहुत सारे मैनेजर्स को भी नहीं मालूम है कि ये सुरंगें कहाँ कहाँ तक पहुंचती है। अब ये लोग बचकर भागने वाले होते हैं कि तभी एक सोल्जर की नजर इन पर पड़ जाती है, मगर फिर भी उसकी फ्रेंड कैसे तैसे करके दीपिका को बाहर निकलने का रास्ता बता देती है। अब यहाँ से कहानी 3 साइड पैरेलल चलती जाती है। पहले नंबर पर हम भैरवा को देख पाते हैं जो कि अपना भविष्य एक तोते के थ्रू पूछता है। तो जो तोते का मालिक होता है वो बताता है कि ऐसा कार्ड मैंने पहले कभी नहीं देखा, मतलब ये भविष्य दिखवा रहा था 50 यूनिट में, और वो कहता है कि तुम्हारा जन्म कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हुआ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। दूसरी तरफ हम दीपिका को देख पाते हैं जो कि उन सोल्जर से बचकर भाग रही होती है, और तीसरी तरफ हम अश्वत्थामा जी को देख पाते हैं जो कि ये महसूस करते हैं कि धरती पर गंगा सूख चुकी है, एयर पॉल्यूटेड हो चुकी है, और उस छोटी लड़की यानी कि कीरा के हाथ से उन्हें उनकी मणि भी मिल जाती है। और जैसी मणि मिलती है भाई साहब, उनके जो घाव वगैरह होते हैं ये सब कुछ भर जाते हैं, उनके अंदर उनकी पूरी पावर्स आ जाती है। और जिस वक्त का ये सदियों से इंतजार कर रहे थे, यानी कि जिस बच्चे को बचाने के लिए लॉर्ड कृष्णा जी ने उन्हें आदेश दिया था, वो वक्त आ चुका होता है। अब ये तो हो गए 3 पैरेलल सीन्स कंप्लीट। अब आती है मेन स्टोरी जहां पर दीपिका उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जो कि एग्जिट पॉइंट होता है, लेकिन गलती से एक लेजर पर उसका पैर पड़ जाता है जहां से मतलब फायर अलर्ट काइंड ऑफ चालू हो जाता है, तो बहुत सारी आग निकल रही होती है। लेकिन अब जो मणि मिस्टर अश्वत्थामा जी को मिली होती है तो हवाएं रुख अपना बदल चुकी होती है, तो उसी हवा से दीपिका तो बच जाती है, मगर पीछे जो सोल्जर्स आने लगते हैं वो सारे के सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने ऑलरेडी जो कि रेबल से मिली हुई होती है 3 रेबल्स को बुला लिया होता है दीपिका की मदद के लिए, और ये तीनों भी सोचते हैं कि यार अगर हमें हमारी ओल्ड एजेंट ने 2
2 सालों के बाद कांटेक्ट किया है तो जरूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। और तभी दीपिका बाहर आती है, कपड़े वगैरह उसके जल चुके होते हैं और वो आकर एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। तो तीनों को समझ में आता है कि यही हमारा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मरियम ने ये पूरी की पूरी टीम बनाई थी। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। बात पहुंचती है मानस तक कि भाई उस एग्जिट पॉइंट से एक लड़की निकल करके भाग चुकी है। अब ये बात कहीं मैनेजर्स मतलब बड़े के बड़े सुपीरियर्स तक पहुंच ना जाए तो मानस कहता है कि इस बात को यहीं पर दबा देना। कि तभी बानी के लोग आकर कहते हैं कि आपको बानी जी बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। मानस की फट जाती है कि भाई ये बात तो मैंने छिपाने के लिए मना किया था, आखिर ये बात ऊपर तक पहुंच कैसे गई। लेकिन उस वक्त बानी ये कहने के लिए बुला रहा होता है कि मैंने इस धनुष में यानी कि जो गांडीव है महाभारत युग में अर्जुन यूज करता था इसे, इसमें पहले कभी ऐसी तरंगे उठती नहीं देखी, ना ही कोई इंसान ना ही कोई मशीन इसे छू पा रही है। जरूर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। मीनवाइल उस ट्रक में दीपिका की मुलाकात उसके नए 3 दोस्तों से होती है, जहां पर इन्होंने पहली बार किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखा होता है। इनके बीच में अच्छी दोस्ती भी जाती है। ये लड़की बताती है कि ये मेरा दोस्त है, काफी टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं। मरियम ने बताया था कि हम आगे चल करके हमारी एक नई लाइफ शुरू करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। क्या तुम्हें शादी के बारे में कुछ पता है? अब इतने सालों से ये जो दीपिका होती है इसका कोड होता है SUM80। ये वहीं पर यानी कि कॉम्प्लेक्स में पैदा हुई थी तो उसे धरती के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है और ठीक से सांस वगैरह भी नहीं ले पा रही होती है। तो यहाँ पर ये लड़की उसका कोड पढ़कर बताती है कि यार तुम्हारा नाम चलो सुमति रख देते हैं, क्योंकि SUM80 थोड़ा सुनने में बेकार लगता है। इतने में ही यहाँ पर उनके पीछे लग जाते हैं कॉम्प्लेक्स के पुलिस वाले। लेकिन ये लोग भी चालाक होते हैं। इन्होंने ट्रक के पीछे ऑलरेडी एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट कर दी होती है, लेकिन जाते वक्त जो पुलिस वाले होते हैं गलती से कचरा उसमें फेंक देते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर इन लोगों ने गड़बड़ करी है। और फिर क्या होना था, फिर तो ढेर सारी फाइट शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अब तो SUM80 यानी कि सुमति पर 5 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी भी लग जाती है। अब जैसे ये बात पता पड़ती है भैरवा को, वो तो अपनी गाड़ी लेकर फटाफट से निकल पड़ता है। अब यहाँ पर कहानी में बहुत शानदार फाइट सीक्वेंस है, इसको मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरफ जहाँ दीपिका यानी कि सुमति को पकड़ने के लिए खुद कॉम्प्लेक्स के पुलिस वाले पड़े होते हैं, वही दूसरी तरफ अलग अलग बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं। इसी बीच में आ जाते हैं सबके बाप यानी कि अश्वत्थामा। मगर अश्वत्थामा से दीपिका को ले जाने के लिए पहुंचा होता है भैरवा, क्योंकि उसे तो 5 मिलियन यूनिट्स चाहिए थे। और फिर होती है भाई साहब भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में जबरदस्त फाइट। अच्छा हाँ, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से मतलब दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मूवी पूरे एंटायर यूट्यूब में जिसने भी एक्सप्लेन करी ओनली फोटोज के साथ ही करी है। ओनली मैं ही ये रिस्क ले रहा हूँ वीडियो क्लिप्स के साथ बना करके, ताकि मेरी पब्लिक को जेन्युइन कंटेंट और ओरिजिनल क्वालिटी प्रोवाइड हो सके। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, देखो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अच्छे से कमेंट भी करो, क्योंकि यार वीडियो क्लिप्स के साथ में रिस्क लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कॉपीराइट का इशू मेरे ऊपर आ सकता है। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक तो बिल्कुल करके जाना। इस वीडियो में लाइक एम रख रहा हूँ मैं 1 लाख लाइक्स का, तो चलो जल्दी से पूरे करवा देना। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन। ना तो भैरवा अश्वत्थामा को मात देने से रुक रहा था और ना ही अश्वत्थामा जो है भैरवा को कूटने से रुक रहे थे। दोनों के बीच में धमाधम फाइट होती है, मगर एट द एंड यार अश्वत्थामा ही इज अ सुपीरियर गाय फ्रॉम द महाभारत युग, तो उनसे कौन ही टक्कर ले सकता है। तो वो दीपिका यानी कि सुमति को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और बेचारा भैरवा वहीं पर लटका रह जाता है। अब ये लोग उसको लेकर पहुंच चुके होते हैं शंभाला। ये एक ऐसी जगह होती है जो कि रेबल्स के लिए प्रोटेक्टेड होती है, इसे काइंड ऑफ वकांडा भी कह सकते हैं, जो कि अपने वाइब्रेनियम को बचाने के लिए एक फोर्स फील्ड बनाकर रह रहे होते हैं। तो शंभाला भी कुछ ना कुछ ऐसी ही जगह होती है जहां पर मरियम जो इनकी सुपीरियर होती है, उनकी मम्मी की मम्मी और मम्मी की मम्मी ने कहानियां सुनाई थी कि सालों बाद में एक औरत आएगी जो एक भगवान को पैदा करेगी और वही भगवान इस धरती पर सुख शांति लेकर के आएंगे। तो ये जो सुमति है ये वही लेडी है। फिर तो भाई साहब सुमति का बहुत शानदार स्वागत होता है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग मौजूद होते हैं, मतलब मॉनेस्ट्री से मॉन्क होते हैं, मस्जिद से खादिम वगैरह होते हैं, अपने टेम्पल यानी कि मंदिरों से पुजारी भी होते हैं। हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। वो बहुत ही शानदार तरीके से सुमति का स्वागत वगैरह करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक पेड़ भी होता है जो कि जीवनदायक होता है। मरियम बताती है कि इस पेड़ ने आज तक कभी मतलब बहुत साल हो चुके हैं कोई फल फूल पत्ता नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही तुम आए तो इसके अंदर एक पत्ता भी उग चुका है, तो अब जरूर इस धरती पर सुख शांति आकर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रभास की यानी कि भैरवा की होप टूट चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ से सुमति जा चुकी थी, 5 मिलियन की बाउंटी भी निकल चुकी थी। तो वो क्या करता है, अब आकर वीरेन को भी छोड़ने के बारे में कह देता है, 500 यूनिट्स उसको भी दान में देने की बात करता है कि यार अब मेरा जो सपना है वो तो टूट चुका है, मैं कभी अब कॉम्प्लेक्स जा नहीं सकता, मुझे उन लोगों ने बैन कर दिया है, तो तुम अपने घर पर जा सकते हो। जहाँ पर वीरेन कहता है कि सर आप तो हमारे
आइडियल पर्सन हो, क्यों ना आप हमारी टीम में मिल जाओ और कॉम्प्लेक्स के खिलाफ मतलब बीइंग ए रेबल उनकी चटनी वगैरह बना दो। मैं जानता हूँ कि आपकी सही जगह कहाँ पर है, आप मेरे साथ शंभाला चलो। अब यहाँ पर जो अपना भैरवा है ये क्या करता है, एकदम डबल एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। इसने ऑलरेडी मानस के साथ मिलकर सुमति को वापस लाने का प्लान बना लिया होता है, क्योंकि वो जानता था कि शंभाला का पता वीरेन को पता है और वीरेन मुझे वहां तक ले जा सकता है जहां पर अभी ये सुमति और ये लोग गए हैं, जिसके बदले में मानस उसे कॉम्प्लेक्स की चाबी देने वाला था। मतलब अब उसकी लाइफ एकदम सॉर्टेड होने वाली थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है शंभाला में, जहां पर हम देख पाते हैं कि छोटी लड़की कीरा आकर अश्वत्थामा जी से बात करती है और कहती है कि आपके हाथ में जो डंडा है ये इतना पावरफुल कैसे है, आपको ये मिला कहां से। जहां पर अश्वत्थामा जी बताते हैं कि मेरा नहीं, ये मेरे एक दोस्त कर्ण का है। वो महाभारत युग का बहुत ही सुपीरियर कंटेंडर था और उसने पांडवों के एक मेन कंपेटिटर यानी कि अर्जुन को भी मात देने लायक टक्कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम भैरवा को देख पाते हैं जो कि टोनी स्टार की तरह अपने बुज्जी को रिपेयर कर रहा होता है और उसके अंदर अपने सारे के सारे यूनिट्स मतलब लाइफ टाइम जितने भी बचाए होते हैं वो सारे के सारे उसमें खर्च कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर लेता है ताकि शंभाला पहुंचकर अश्वत्थामा के अश्व अलग और थामे अलग कर सके, क्योंकि आज तक उसे किसी ने हराया नहीं था। तो काइंड ऑफ ईगो पर बात आ चुकी थी। वही हम अश्वत्थामा जी को देख पाते हैं जो कि माँ यानी कि सुमति के पास आकर बताते हैं कि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इनका इतना बोलना ही था कि तभी यहाँ पर वीरेन जो होता है वो पहुंच चुका होता है भैरवा के साथ में शंभाला। और ये जो लोकेशन होती है शंभाला की ये ऑलरेडी ट्रैक हो रही होती है कॉम्प्लेक्स के पुलिस वालों के थ्रू। तो यहाँ पर अब होती है बहुत ही जबरदस्त फाइट। अब इस फाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जहाँ पर भैरवा संभाल रहा है अश्वत्थामा जी को, वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स शंभाला के ऊपर धाबा बोल चुका होता है। अब इस पूरे फाइट सीक्वेंस में जो कि मोर देन आधा घंटा चलता है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो कॉपीराइट पक्का आएगा, तो इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स की टीम इन पर पड़ रही होती है भारी, तो मरियम आती है बीच में जिसके पास में अशोका का एक पुराना वाला या फिर कहेंगी बागी मूवी के एक पुराने वाले हथियार जो कि धारीदार तलवार होती है उससे वार कर देती है मानस पर। मानस को आ जाता गुस्सा और वो मरियम को जान से मार डालता है और जो भयंकर तबाही मच रही होती है इसी चक्कर में दीपिका भी गिरकर मरने वाली होती है कि तभी एट द एंड यहाँ पर पहुंच जाते हैं अश्वत्थामा जी उसे बचाने के लिए, मगर वो भी नहीं बचा पाते कि तभी भैरवा कूदता है और सुमति का हाथ पकड़ लेता है। तो अश्वत्थामा जी भी जो है उसका पैर पकड़ लेते हैं और फाइनली ये दोनों की जान बचा करके ऊपर ले आते हैं। मगर क्या होता है, तब तक मानस जो है अपना सुप्रीम यास्किन के थ्रू बनाया गया एक वेपन वो मार देता है अश्वत्थामा जी पर, तो उनके हाथ पाथ वगैरह कंप्लीटली लॉक हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते और भैरवा भी जो है वो झटका खाकर पीछे गिर जाता है। अब पूरी तरीके से होप खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर मानस बाल घसीट के सुमति को अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी किस्मत से उस पेड़ का एक छोटा सा पत्ता आकर उनके डंडे पर गिरता है। डंडा आता है सीधा कर्ण मतलब कि भैरवा के हाथ में और पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अब यहाँ से महाभारत का एक छोटा सा सीन आता है। अब इस सीन में हुआ ये था कि अर्जुन ने कर्ण को मारा तीर तो उसका रथ गया 10 कदम पीछे और कर्ण ने जब मारा तीर तो अर्जुन का रथ गया सिर्फ 2 कदम पीछे। तो अर्जुन जो होता है वो बहुत ज्यादा शेखी बगाड़ने लगता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक तो तुम्हारा रथ बहुत सारे देवी देवताओं ने मिलकर बनाया है, ऊपर से ध्वज पर श्री हनुमान जी स्थित हैं और तुम्हारा जो सारथी है यानी कि ड्राइवर वो मैं खुद हूँ। तो अगर उस बंदे ने तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे ढकेल दिया मतलब कि उसमें कितनी ताकत होगी तुम सोच नहीं सकते हो। वो खुद सूर्य पुत्र कर्ण है। तो यानी जो भैरवा है उसमें कर्ण की यादें आ चुकी होती है और वो भाई साहब अपने डंडे को एकदम डेडपूल की तरह घुमाता है, सारे के सारे उनकी गोलियां डॉच करवा देता है और फिर बचा लेता है सुमति को और अपने साथ लेकर उड़ने वाला होता है। अब यहाँ पर अश्वत्थामा जी उसे बताने की कोशिश करते हैं, कुछ याद दिलाने वाले होते हैं, लेकिन तब तक वो रुकता नहीं है और अपनी फुल पोटेंशियल मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड खोल खुला के निकल जाता है। अब कहानी के एंड में बहुत एपिक सीन है। यहाँ पर हम बानी को देख पाते हैं जो कि पहुंचा होता है सुप्रीम यास्किन के पास में उस एक ड्रॉप को लेकर के और बताता है कि ये एक बूंद उस लेडी से एक्सट्रैक्ट हुई है जिसने 120 तो क्या 150 डेज क्रॉस कर लिए थे। और जैसे ही यास्किन उस एक बूंद को अपने अंदर लेता है, मतलब ये भगवान का ही एक अंश होता है, तो लेते ही भाई साहब कैप्टन अमेरिका की तरह उसकी बॉडी वगैरह फूल जाती है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है वो। और जो गांडीव जो कि अर्जुन उठाया करता था वो खुद उठा करके बोलते हैं कि अब उस लड़की यानी कि सुमति को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा और उसका अंत करूंगा। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी के सीक्वल में क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। नंबर 1 तो ये कि जो सुमति है यानी कि दीपिका पादुकोण ये
कृष्ण भगवान के 10वें अवतार यानी कि कल्कि को जन्म देंगी, जो कि कली राक्षस यानी कि अपने जो सुप्रीम यास्किन है उसका अंत करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कहानी में जितनी भी हमने साइड एक्टर्स देखे हैं यानी कि रॉक्सी, ये फ्यूचर वाली फाइट्स में काम आ सकती है, और जो छोटी सी मूर्ति वगैरह थी काशी भैरवा की, उसका भी कुछ ना कुछ एक अलग पॉइंट दिखाया जा सकता है। यहाँ पर जो सुप्रीम यास्किन का एक छोटा एम्ब्रियोट एक अलग ही कैप्सूल में दिखाया गया था, वो अपनी बॉडी शेप चेंज कर सकता है। अश्वत्थामा की भी अब जो फाइट होगी वो कल्कि के साथ में होगी, बहुत जबरदस्त, मतलब कमल हसन जी, अमिताभ बच्चन जी, दोनों दिग्गज कलाकार भिड़ेंगे तो भाई क्या सुप्रीम मुकाबला होगा। तो लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी सेकंड पार्ट। अब न जाने कब आएगा, 2025, 26, 27, लेकिन हाँ मूवी ने गजब धमाल मचा दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ साइड पॉइंट्स की कि भाई मैंने ये मूवी जो है एक्सप्लेन करने में इतने दिन क्यों लगा दिए। तो उसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1 तो ये कि कुछ कमेंट में लोग आकर कहते हैं कि यार मूवी जस्ट आई है, आपने अभी एक्सप्लेन कर दी, थिएटर में कैसे मजा आएगा, क्योंकि आप तो वीडियो क्लिप्स के साथ करते हो, तो उनका मजा खराब ना हो इसलिए दिन लगाए। और सेकंड पॉइंट ये था कि इस पर क्लेम आ रहे थे काफी ज्यादा, कुछ को तो स्ट्राइक भी आ गई थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कल की एक्सप्लेन करी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ट्रायल एंड एरर यानी कि थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर के इसको चेक करके फिर आप तक पहुंचाइए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मगर कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि एंटी प्राइवेसी टीम बैठी रहती है ऐसी ही वीडियोस को ट्रैक करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इसे देख लो। वीडियो पर काफी मेहनत करी है मैंने, इसी के साथ हमारी टीम ने भी। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक दिस वीडियो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना, क्योंकि आजकल मैं डेली 5 से 6 हजार कमेंटर्स को लाइक कर रहा हूँ, तो आपको भी एक हार्ट जरूर मिले, इसलिए प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।